अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने बड़े सगीर जैसे दुनिया के अमीर तरीन मुल्क को लूट कर किस तरह इसे दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बना दिया, किस तरह फर्जी कहत लाकर करोड़ों इंसानों का कत्लेआम किया, किस तरह बड़े सगीर में करप्शन, बदनवानी और मजहबी मुनाफरत को फरोग दिया, किस तरह बड़े सगीर की अवाम को जानबूझकर जाल बनाया गया के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अगरचा एक तजारती कंपनी थी, मगर 2.5 लाख सिपाहियों की जाती फौज रखती थी। जहां तजारत से मुनाफा मुमकिन ना होता, वहां फौज इसे मुमकिन बना देती। जून 1757 ईस्वी में प्लासी की जंग में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देने के बाद कंपनी के आला तरीन अफसरान ने बंगाल में यके बाद दीगरे कई नवाब मुकर्रर किए और हर एक से रिश्वत लेकर 26 लाख पाउंड बटोर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें अक्सर मकामी हुक्मरानों को उजरत के गोश फौजी खिदमात फराहम करती थीं, लेकिन इन फौजी अखराजात से मकामी हुक्मरान जल्द ही कंगाल हो जाते और अपनी हुक्मरानी खो बैठते। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की सल्तनत वसी होती चली गई। बंगाल के कहत 1769 से 1770 ईस्वी तक कंपनी के अफसरान को अमीर बनने का भरपूर मौका फराहम किया। चावल जो 1 रुपए में 120 सेर मिलता था, अब 1 रुपए में सिर्फ 3 सेर मिलने लगा। कार्नेलियस वालेट के मुताबिक हिंदुस्तान में पिछले 2000 सालों में 17 दफा कहत पड़ा, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साल दौर में 34 दफा कहत पड़ा। मुगलों के दौरे हुकूमत में कहत के जमाने में लगान यानी कि टैक्स कम कर दिया जाता था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहत के जमाने में लगान बढ़ा दिया। वारन हेस्टिंग के मुताबिक लगभग 1 करोड़ अफराद भूख से मर गए, जो कुल आबादी का 1/3 थे। लोग रोटी की खातिर अपने बच्चे बेचने लगे। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स ने 1813 ईस्वी में थॉमस मनरो, जिसे 1820 ईस्वी में मदारस का गवर्नर बनाया गया, से जानना चाहा कि आहर सनती इंकलाब के बाद बरतानिया के बने हुए कपड़े हिंदुस्तान में क्यों नहीं बिक रहे। तो इसने जवाब दिया कि हिंदुस्तानी कपड़े कहीं ज्यादा बेहतर क्वालिटी के होते हैं। इसने मजीद कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी शाल 7 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर वो आज भी नई जैसी है। अगर कोई मुझे यूरोप की बनी शाल तोहफे में भी दे तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। बरतानिया में बने कपड़े को हिंदुस्तान में मकबूल बनाने के लिए हिंदुस्तान की कपड़े की सदियों पुरानी सनत को बड़ी बेरहमी से तबाह किया गया। अगर कोई जुलाहा कपड़ा बेचता हुआ नजर आ जाता तो इसके हाथ का अंगूठा काट दिया जाता ताकि वो जिंदगी भर कपड़ा न बुन सके। किसानों की आमदनी पर टैक्स 66% कर दिया गया, जो मुगल दौर में 40% था। रोजमर्रा इस्तेमाल की आम अशिया पर भी टैक्स आयद किए गए, जिनमें नमक भी शामिल था। इससे नमक की खपत आधी हो गई। नमक कम इस्तेमाल करने की वजह से गरीब लोगों की सेहत सख्त मुतासर हुई। हैजे और लो लगने की वजह से होने वाली अमवात में बड़ा इजाफा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डायरेक्टर हेनरी जॉर्ज ने 1823 ईस्वी में लिखा कि इस तरह हिंदुस्तान को एक सनती मुल्क की हैसियत से गिरा कर एक ज़राती मुल्क बना दिया गया ताकि इंग्लिस्तान का माल हिंदुस्तान में बेचा जा सके। 1814 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक बरतानिया के बने कपड़े की हिंदुस्तान में फरोख्त में 51 गुना इजाफा हुआ, जबकि हिंदुस्तान से बरतानिया आने वाली दरामदात सिर्फ 1/4 रह गई। इस दौरान ढाका, जो कपड़ा साजी का बड़ा मरकज था, इसकी आबादी 1.5 लाख से गिरकर सिर्फ 20,000 रह गई। गवर्नर जनरल विलियम ने 1834 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि माशियात की तारीख में ऐसी बदतरीन सूरत हाल की मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तानी जुलाहों की हड्डियों से हिंदुस्तान की जमीन सफेद हो गई। निक रोबन्स अपनी किताब द कारपोरेशन द चेंज द वर्ल्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखते हैं, इस कंपनी ने मीशत की तारीख बिल्कुल बदल दी। सदियों से दौलत का बहाव मगरब से मशरक की तरफ था। रोम के अरूज के जमाने से यूरोप तजारत के लिए एशिया का मरहून मिन्नत था। मसाला जात, कपड़े और नफीस अशिया के बदले सोना और चांदी अदा करता था। इंग्लैंड के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे मशरक खरीदना पसंद करता। जंगे प्लासी से पहले तजारती तवाज़ुन सारे ममालिक के खिलाफ और बंगाल के हक में था। बंगाल वो जगह थी जहाँ जाकर यूरोप का सोना चांदी गुम हो जाता और जहाँ से यूरोप का सोना चांदी वापस आने के
के इम्कानात सिफर थे। 1773 ईस्वी तक सोने चांदी के बहाव का रुख पलट चुका था। 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान और चीन की मईशत यूरोप की मईशत से दुगनी थी। 1874 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ, इस वक्त यूरोप की मईशत हिंदुस्तान और चीन की मईशत का दुगना हो चुकी थी। इस कंपनी ने सारी दौलत लूट कर हिंदुस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इस कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए दो हरबे इस्तेमाल किए। पहला ये कि फैसला करने वालों को रिश्वत से काबू करो और दूसरा ये कि अवाम को तकसीम करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल। जंग प्लासी में फतह हासिल होने से ईस्ट इंडिया कंपनी को 25 लाख पाउंड का माल हाथ लगा, जबकि लॉर्ड क्लाइव को 2,34,000 पाउंड जाती मुनाफा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो जोहन कंपनी के नाम से शुरू हुई थी, ने हिंदुस्तान को तजारत के नाम पर लूट कर बेहिसाब दौलत कमाई, मगर हिंदुस्तानियों को शदीद कर्बो असियत से दोचार किया। कंपनी की तारीख से यह सबक मिलता है कि मल्टी नेशनल कंपनियां सिर्फ तजारत नहीं चाहती बल्कि सियासी ताकत भी हासिल करना चाहती हैं। कारपोरेशन जिसने दुनिया बदल दी, द कारपोरेशन दैट चेंज द वर्ल्ड, अंग्रेजी जबान में लिखी जाने वाली एक किताब है जिसके मुसन्नफ निक रॉबिन्स हैं। यह किताब 2006 ईस्वी में छपी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख और इसकी साजिशों का तज्जिया दर्ज है। इस किताब में बताया गया है कि 1600 ईस्वी में बनने वाली इस तजारती कंपनी ने आज के दौर की मल्टीनेशनल कंपनियों की डिजाइनिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मसालों की तजारत के लिए बनी इस कंपनी का इख्तिताम सल्तनत हिंद की हुक्मरानी पर हुआ। इस दौरान इस कंपनी ने अपनी हम असर कंपनियों को बेपनाह तशद्दुद, बदअनवानी और सट्टाबाजी से हैरान कर दिया। मुसन्नफ ने इस किताब में कहत, जंग, स्टॉक बाजारों का डूबना और आला अफसरान की बाहमी चपकलसों का भी जिक्र किया है। मुसन्नफ के ख्याल में इस कंपनी की तारीख से पता चलता है कि आज की आलमी तजारत का एहतसाब कितना ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1800 ईस्वी में बंगाल में ज़मीनों का टैक्स वसूल करने के लिए एक नए कानून के तहत एक नया ज़मींदारी निज़ाम शुरू किया, जो बंदोबस्त दवामी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। इस निज़ाम में ज़मींदारों के इख्तियारात में बड़ा इजाफा हो गया। टैक्स चूंकि बढ़ गया था, इसलिए किसानों पर बोझ भी बढ़ गया। अब ज़मीन हर साल नीलाम नहीं होती थी, बल्कि जिसने एक दफ़ा ज़मीन हासिल कर ली, अब वो और इसकी औलादें इस ज़मीन की मालिक थीं, बशर्ता कि वो हर साल 31 दिसंबर तक सूरज गुरूब होने से पहले अगले साल के लिए इतना ही टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा करवा दें। एक दिन की भी देर होने से इनकी ज़मींदारी के हकूक ज़ब्त हो जाते थे और वो ज़मीन दोबारा नीलाम हो जाती। किसानों से वसूल की गई रकम में से 89% हुकूमत का हिस्सा होती थी और 11% ज़मींदार का। सैलाब, कहत या दूसरी किसी आफत की सूरत में भी टैक्स कम नहीं होता था। इस निज़ाम ने एक तरफ किसान तबके को कुचल कर रख दिया और दूसरी तरफ हुकूमत के वफादार ज़मींदारों की तादाद में बड़ा इजाफा किया। किसानों को चावल और गंदम की बजाय नकद फसलें यानी कि कपास और नील उगाने पर मजबूर किया गया, जिसके नतीजे में कहत के दौरान बड़े होलनाक नताइज बरामद हुए। इस निज़ाम ने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब को शदीद मुतासर किया। 1870 ईस्वी की दहाई में मौसमी तगैयर से दक्कन के इलाका में फसलें नाकाम हो गई। इस वक्त हिंदुस्तान बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत था। कहत और भूख की शिद्दत हुई। इसके बावजूद बरतानी हुक्मरान वायसराय लेटन ने हिंदुस्तान से 6.4 मिलियन सदुल वज़न गंदम बरतानिया बरामद कर दी। नतीजतन 12 से 29 मिलियन यानी 1 से 3 करोड़ मकामी हिंदुस्तानी बशिंदे हलाक हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी से पहले हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाके एक साल के लिए पट्टे यानी लीज पर दिया करती थी और हर साल ये इलाके नीलाम हुआ करते थे। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता, इसे 1 साल के लिए इस इलाके की ज़मींदारी मिल जाती थी। मुगल हुक्मरानों के तरबियत याफ्ता दीवान न सिर्फ बोली लगाने वाले ज़मींदारों से टैक्स वसूल करते थे, बल्कि इस पर नज़र भी रखते थे ताकि वो राया के साथ गैर ज़रूरी सख्ती न बरतें। दीवान को ये इख्तियार होता था कि वो अवामी बेचैनी की सूरत हाल में ज़मींदार की ज़मींदारी ख़त्म कर दें। बरतानवी हिंदुस्तान में बदअनवानी एक संगीन सूरत हाल थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के बादशाहों को बदअनवानी के ज़रिए इन्हें और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया। इसके बाद इन्होंने मनसूबाबंद तरीके से हिंदुस्तान में बदअनवानी को फ़रोग़ दिया और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाए रखने के लिए इसे एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। हिंदुस्तान छोड़ते वक्त अंग्रेज़ों ने यहाँ मजहबी मुनाफरत का बाजार गर्म किया, जिसके शुआ धर्मिंदर गौर की
की किताब मैं अंग्रेजों का जासूस था में मौजूद है। इन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम की आग में झोंकने की मंसूबाबंदी पहले से बना रखी थी। इतनी ज्यादा अफरा तफरी इस मुल्क में अंग्रेजों की आमद से पहले कभी नहीं थी। आमतौर पर बदअनवानी और गुर्बत की सूरत हाल हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी गई। अगर ये कहा जाए कि गुर्बत, अमूमी सियासत और इंतजामी बदअनवानी अंग्रेजों की देन है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। मुख्तसर ये कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो इन्होंने इस मुल्क को सियासी तबार से कमजोर लेकिन इक्तसादी नुक्ता नजर से इंतहाई पुरशौकत पाया। चुनाचा अंग्रेजों ने धोखाधही, बदअखलाकी और बदनवानी के जरिए रियासतों पर कब्जे किए, जालमाना महसूल आयद किए, करोड़ों अफराद को गुर्बत और भूख के जहन्नम में ढकेल डाला। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।